गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाखोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन चल रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में आज अपन बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा। राणा सांगा के बारे में अपन इससे पहले के वीडियो में चर्चा तो कर चुके हैं, फिर भी आज क्लियर कर देते हैं। राणा कुंभा की मृत्यु के पश्चात रायमल मेवाड़ का शासक बनता है। रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जगमाल और संग्राम सिंह, जिसे हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा, और वहीं पर जगमाल और पृथ्वीराज, जिसको अपनी तेज धावक क्षमता के कारण से उड़ता राजकुमार कहा जाता था, इन्होंने राणा सांगा को मारना चाहा और राणा सांगा के ऊपर हमला कर दिया। उस समय राणा सांगा किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन इस संघर्ष में उन्होंने अपनी एक आंख खो दी। राणा सांगा भागकर अजमेर के यहाँ पर करमचंद पंवार के पास शरण लेते हैं, और इधर जगमाल जो है वो एक संघर्ष में मारा जाता है। उस ईडर राज्य में उसकी हत्या कर दी जाती है, और जो पृथ्वीराज था उसको उसके बहनोई ने मौत के घाट उतार दिया। उसके पश्चात सिर्फ रायमल का एक ही उत्तराधिकारी यानी कि संग्राम सिंह, जिसे हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, वो ही शेष बचा था। और 1509 ईस्वी में करमचंद पंवार के सहयोग से राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। राणा सांगा को हिंदूपति और सैनिक भग्नावशेष के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार से उसके उपनाम थे। हिंदूपति उसको उपाधि थी, और सैनिक भग्नावशेष उसके शरीर पर विभिन्न चोटों के कारण से, जो अलग अलग युद्धों में, संघर्षों में उसको प्राप्त हुए थे, उसके कारण से कहा जाता था। जब सांगा का राज्याभिषेक हुआ था, उस समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था। यानी 1509 में जब सांगा गद्दी पर बैठा, दिल्ली में सुल्तान सिकंदर लोदी हुआ करते थे। और राणा सांगा ने अपने जीवन में अनेक युद्धों का सामना किया। 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध होता है, खातौली कोटा के पास, और इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। लेकिन इस विजय के उपरांत भी सांगा के जीवन में एक बहुत ही कठिन दौर आया, क्योंकि सांगा ने अपना एक हाथ और एक पैर गंवा दिया। सांगा इससे पहले गद्दी पर बैठने से पहले अपनी एक आंख गंवा चुका था, और इस खातौली के युद्ध में उसने अपना एक हाथ भी और एक अपना पैर भी गंवा दिया। 1518 ईस्वी में बाड़ी धौलपुर में स्थित है। बाड़ी के युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के सेनापति मियाँ हुसैन व मियाँ माखन को पराजित किया। यानी कि एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत के साथ राणा सांगा का 36 का आंकड़ा रहा, और दिल्ली सल्तनत के साथ अनेक युद्धों में उसको रत रहना पड़ा। पहले 1517 के खातौली युद्ध में इब्राहिम लोदी को खुद को पराजित किया, और 1518 ईस्वी के बाड़ी युद्ध में इब्राहिम लोदी के सेनापति मियाँ हुसैन और मियाँ माखन को पराजित किया। इससे बाड़ी के युद्ध का मुख्य जो कारण था, वो बाड़ी के दुर्ग थे, जो अफगान शैली में बने थे और जिनको लोदी प्राप्त करना चाहता था। इस बाड़ी के दुर्ग के कारण से ही 1518 ईस्वी का बाड़ी का युद्ध हुआ था। 1519 ईस्वी में गागरोन के युद्ध में सांगा ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय की सहायता करते हुए मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया था। हालांकि ये युद्ध राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच में नहीं था, ये युद्ध महमूद खिलजी और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। लेकिन राणा सांगा ने इसमें मेदिनी राय की सहायता की, और इस सहायता के फलस्वरूप राणा सांगा ने महमूद खिलजी को पराजित किया था। न केवल पराजित किया, बल्कि महमूद खिलजी को उसने बंदी भी बना लिया था। सांगा ने घायल महमूद खिलजी का इलाज भी करवाया, और उसे उसका आधा राज्य वापस लौटा दिया। 1520 ईस्वी में सांगा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया। यानी कि 1517, 1518, 1519, 1520 लगातार अनवरत रूप से वो युद्धों में व्यस्त
रहा और 1520 ईस्वी में सांगा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को भी पराजित किया था। और फरवरी 1527 ईस्वी में बयाना भरतपुर के युद्ध में, बयाना आज भी भरतपुर जिले में स्थित है, भरतपुर के युद्ध में सांगा ने बाबर के सेनापति सगर खां को पराजित किया था। जब बाबर का सेनापति 1527 के युद्ध में पराजित हुआ था फरवरी 1527 में, इसी के फलस्वरूप आगे चलकर 1527 में ही मार्च में खानवा का युद्ध हुआ। क्योंकि सगर खां पराजित हुआ तो बाबर स्वयं राणा सांगा से युद्ध के लिए आया था। इस युद्ध में सांगा ने अनेक राजपूत शासकों को संगठित किया और इस युद्ध में सांगा ने पाती पेरवन परंपरा का पालन किया। पाती पेरवन परंपरा क्या है ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। सांगा ने 1527 के इस फरवरी के बयाना युद्ध में अनेक राजपूत राजाओं को अपने यहाँ संगठित किया और उसी के परिणाम स्वरूप बाबर के सेनापति को पराजित करने में वो कामयाब हुआ था। हालांकि इस युद्ध में बाबर स्वयं आया था, लेकिन युद्ध में वो उपस्थित नहीं था। और इस युद्ध में सांगा की बड़ी भूल ये थी कि उसने बाबर को जिंदा जाने दिया। जब मुगल सेना भाग रही थी तब सांगा यदि पीछा करके बाबर को पकड़ लेता और उसको मार देता तो शायद भारत का इतिहास कुछ अलग रूप लिए हुए होता। लेकिन बाबर यहाँ से जिंदा चला गया, जो 1527 में ही मार्च में वापस आता है। 17 मार्च 1527 को खानवा भरतपुर के युद्ध में बाबर ने सांगा को पराजित किया। यह ऐसा युद्ध था जिसमें सांगा पहली बार पराजित हुआ, वरना अन्य समस्त युद्धों में सांगा ने ही अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी और दूसरे शासकों को पराजित किया था। इस युद्ध से पहले बाबर ने 4 कसम ली थी। सबसे पहले शराब नहीं पीने की कसम खाई, दाढ़ी ना बनाने की कसम खाई, सैनिकों से तमगा कर लेने से मना किया और युद्ध को जिहाद का नाम दिया था। मैं आपको इसकी युद्ध की थोड़ी सी पृष्ठभूमि बतला देता हूँ कि जब युद्ध चल रहा था, युद्ध में राजपूत सरदार बड़ी वीरता के साथ लड़े और राजपूतों की वीरता के आगे मुगल परास्त हो गए। मुगल की सेना में भगदड़ मच गई और मुगल भागने लगे। तब बाबर ने यहाँ पर मुगल सेना को इकट्ठा करके एक जोरदार जोशीला भाषण दिया था और इस भाषण में उसने इस युद्ध को जिहाद का नाम दिया और शराब ना पीने, दाढ़ी ना बनाने, सैनिकों से तमगागर ना लेने की कसम उसने खाई थी। और उसी के कारण से सैनिकों में जोश भराया और पूरी दुगुनी ताकत के साथ राजपूत सेना पर टूट पड़े थे। सांगा ने इस युद्ध से पहले भी पाती पेरवन परंपरा निभाई थी। पाती पेरवन परंपरा मैं वीडियो के अंत में बतलाऊंगा। और इस युद्ध में बाबर की सेना में बाएं पक्ष में मेहंदी ख्वाजा था, बीच में खुद बाबर था और दाएं पक्ष में हुमायूं था। यानी कि बाबर ने अपनी सेना को 3 अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा था, विभाजित कर रखा था, जिसमें बाएं साइड में मेहंदी ख्वाजा और दाएं साइड में हुमायूं था, बीच में खुद बाबर। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगुमा युद्ध पद्धति थी जो उज़्बेकों से उसने सीखी थी। और तुलुगुमा का मतलब होता है सेना को विशेष तरीके से सजाने की विधि। अलग अलग तरीके से सेना का इस प्रकार से जमाव करना, इस प्रकार से सजाना कि एक सेना यदि हारती हुई प्रतीत हो तो दूसरी सेना उसका स्थान ले सके। और उज़्बेकों की सीखी तुलुगुमा पद्धति के अलावा उसने उस्मानी व रूमी पद्धति का भी इस युद्ध में इस्तेमाल किया था। इस युद्ध में सर्वप्रथम गोला बारूद का प्रयोग किया गया, यानी भारत का यह पहला युद्ध था जिस युद्ध में गोला बारूद का प्रयोग किया था। बाबर ने इस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। उस्मानी व रूमी जो पद्धति है उसमें तोपों को विशेष रूप से सजाया जाता है। जिस प्रकार से तुलुगुमा पद्धति में सेना को विशेष तरीके से सजाया जाता है, उसी रूप में उस्मानी और रूमी पद्धति में तोपों को विशेष रूप से सजाया जाता है। और इन्हीं तोपों के माध्यम से भारत में सबसे पहले गोला बारूद का प्रयोग किया गया था। युद्ध का पहला नगाड़ा मारवाड़ के राव गंगा ने बजाया। राव गंगा मालदेव के पिता हुआ करते थे और उन्होंने इस युद्ध में नगाड़ा बजाकर युद्ध की शुरुआत की थी। सांगा की ओर से मारवाड़ का राव गंगा व उसका पुत्र मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, ईडर से भारमल, मेरता से रतन सिंह राठौड़,
महमूद लोदी, आलम खान लोदी, हसन खान मेवाती, आमेर से पृथ्वीराज कछवाहा और चंदेरी से मेदिनी राय ने भाग लिया था। ये वो राजपूत सरदार थे या मुस्लिम सरदार थे जिन्होंने मेवाड़ की तरफ से, राणा सांगा की तरफ से मुगलों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। किसी न किसी कारण से ये सारे एक हुए और इन्होंने मुगलों से संघर्ष किया, हालांकि इन सब की एक साथ पराजय हुई थी। सांगा की हार का मुख्य कारण जो था वो सरहदी तंवर का बाबर से मिल जाना था। सरहदी तंवर पहले सांगा की तरफ से युद्ध लड़ रहा था और बाद में युद्ध के बीच में ही वो सांगा का साथ छोड़कर बाबर की तरफ मिल गया और सांगा के विशेष रहस्य उसने बाबर को बताए थे, जिस कारण से आखिरकार राणा सांगा की पराजय हुई थी। इस युद्ध के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। हालांकि मुगल साम्राज्य इससे पहले स्थापित हो चुका था, लेकिन जब तक राणा सांगा जिंदा था, जब तक राणा सांगा मौजूद था, जब तक मेवाड़ मौजूद था, तब तक पूरे भारत में वास्तविक रूप से मुगलों की या मुगल साम्राज्य की स्थापना संभव नहीं थी। लेकिन जैसे इस युद्ध में राणा सांगा पराजित होता है, मुगल साम्राज्य के विस्तार के सारे रास्ते साफ हो जाते हैं। युद्ध में सांगा बुरी तरह घायल हो गया। तब राजपूत सरदार सांगा को युद्ध से दूर बसवा नामक स्थान पर लेकर गए। बसवा आज दौसा में स्थित है। सांगा इस युद्ध में बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था और अगर वो थोड़ी देर और लड़ता तो हो सकता है कि उसकी वही मृत्यु हो जाती। इसीलिए राणा सांगा का कुछ वफादार जो सरदार थे वो बसवा नामक स्थान पर ले गए। इनमें घायल सांगा को मालदेव व पृथ्वीराज कछवाहा बसवा लेकर गए थे। बसवा से कुछ असंतुष्ट सरदारों के कारण से सांगा को कालपी मध्य प्रदेश पहुंचाया गया। वास्तव में यहाँ पर राणा सांगा पुनः युद्ध करना चाहते थे और वापस युद्ध स्थल में जाने की जिद कर रहे थे, इसलिए कुछ असंतुष्ट सरदार थे जो राणा सांगा को या तो मारना चाहते थे या वहाँ से उसको निकालना चाहते थे। इसी कारण से इन वफादार सरदारों ने, पृथ्वीराज और मालदेव आदि ने इनको कालपी मध्य प्रदेश में पहुँचाया था। कालपी में असंतुष्ट सरदारों ने सांगा को जहर दे दिया। हालांकि सांगा की अभी यहाँ तुरंत मृत्यु नहीं हुई थी, उसको जहर दे दिया गया क्योंकि बहुत भारी भरकम शरीर था सांगा का और इस कारण से जल्दी से जहर ने असर नहीं किया था। और जहर लेने के बाद भी सांगा पुनः बसवा आए, जहाँ पर 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हो जाती है। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु बसवा नामक स्थान पर होती। सांगा का विधि विधान से अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ। वहाँ आज भी सांगा की समाधि या सांगा की छतरी बनी हुई है। वास्तव में मृत्यु चूंकि बसवा में हुई थी, लेकिन अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में किया। इसके पीछे भी कारण था कि राणा सांगा ये चाहता था, राणा सांगा ने ये कहा था कि भले ही उसकी मृत्यु हो जाए लेकिन उसकी देह उसकी माटी में ही मिलनी चाहिए, यानी कि जहाँ मेवाड़ की धरती शुरू होती है वहाँ पर भले ही उसको अंतिम संस्कार उसका कर दिया जाए। इसलिए बसवा से जब मृत्यु होगी, बसवा से वो लोग मेवाड़ की ओर रवाना हुए और मेवाड़ में पहुँचने से पहले सबसे पहले भीलवाड़ा में मांडलगढ़ नामक स्थान आया था जो मेवाड़ राज्य के अधीन था और यहीं पर मेवाड़ के इस शासक की अंतिम यात्रा समाप्त हुई और इसका अंतिम संस्कार किया गया। जहां इसका अंतिम संस्कार हुआ वहीं पर राणा सांगा की एक छतरी बनाई हुई है जिसे आज भी हम देख सकते हैं। बसवा दौसा में राणा सांगा का एक स्मारक भी बना हुआ है जिसे राणा सांगा की छतरी के नाम से जाना जाता है। युद्ध में जब सांगा घायल हो गए थे तब राणा सांगा के जो राजचिन्ह थे, छत्र, मुकुट आदि, वो झाला अज्जा ने धारण किए थे ताकि मुगल सेना को गुमराह किया जा सके। सांगा जब पुनः कालपी से बसवा आ रहे थे तब रास्ते में रणथंबोर में उन्होंने दोबारा बाबर से युद्ध करने की रणनीति बनाई थी। रणथंबोर किले में बाबर के साथ पुनः युद्ध करने की रणनीति सांगा ने यहाँ पर बनाई थी। हालांकि अंततः बसवा में आते आते उनकी मृत्यु हो जाती है। बाबर ने इस युद्ध में विजय का जो श्रेय अपने तीरंदाजों को दिया था। सांगा के दल में 7 राजा, 9 राव व 104 राजपूत सरदार थे जिन्होंने मिलकर मुगल सत्ता से लोहा लिया था। हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए।
झाला अज्जा हलवद काठियावाड़ के शासक झाला राज सिंह का पुत्र था। झाला अज्जा सांगा के सेनापतियों में से एक था, यानी जो राणा सांगा के साथ विभिन्न सरदार राव राजा लड़ रहे थे उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में से एक सेनापति झाला अज्जा था। खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने पर झाला अज्जा ने सांगा की पोशाक, छत्र व राजचिन्ह धारण किए थे ताकि मुगल सेना को गुमराह किया जा सके। हालांकि सांगा को युद्ध स्थल से बाहर निकाला जा चुका था, लेकिन राजपूत सेना में भी ये विश्वास रहे कि हमारे सरदार, हमारे शासक, हमारे महाराणा हमारे बीच में मौजूद है, और मुगल सेना में भी ये रहे कि अभी भी राणा सांगा युद्ध स्थल पर मौजूद है। सांगा को युद्ध मैदान से निकालकर स्वयं वीर गति को प्राप्त हुआ। हालांकि सांगा युद्ध मैदान से निकल चुके थे, लेकिन झाला अज्जा हलवद यहाँ पर युद्ध में ही वीर गति को प्राप्त हुए थे। हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती अलवर के मेव प्रदेश से संबंधित था। हालांकि जाति से मेव मुसलमान था और खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से सेना का नेतृत्व करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध में राणा सांगा के जो मुख्य सेनापति थे वो हसन खां मेवाती थे और इन्होंने मुख्य सेनापति के रूप में कार्य करते हुए अंततः इस युद्ध में ही वीर गति को प्राप्त हुए थे। पृथ्वीराज कछवाहा। आमेर के कछवाहा वंश के पृथ्वीराज वह व्यक्ति थे जिन्होंने खानवा के युद्ध में सांगा को युद्ध स्थल से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पृथ्वीराज कछवाहा अपनी सेना के साथ मुगलों के विरुद्ध राणा सांगा के साथ देने के लिए इस युद्ध में उपस्थित हुए थे। इस युद्ध में भले ही मेवाड़ की पराजय हुई हो, भले ही राणा सांगा की पराजय हुई हो, लेकिन कछवाहा शासक ने मेवाड़ के इस शासक के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। सांगा को युद्ध स्थल से बाहर यही लेकर गए थे। सांगा को बसवा से कालपी भी यही लेकर गए थे ताकि सांगा की किसी तरीके से जान बचाई जा सके, लेकिन असंतुष्ट सरदारों के जहर देने के कारण से अंततः राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। और यही कछवाहा घराना वही था जिसने सबसे पहले इस मुगल शासक के साथ अपने वैवाहिक संबंधों को अंजाम दिया था, और यही कछवाहा शासक थे जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष भी किया था। पाती पेरवन परंपरा। राजपूत काल में प्राचीन परंपरा जिसे सांगा ने पुनर्जीवित किया था। वास्तव में इस पाती पेरवन परंपरा का तात्पर्य ये होता है कि जब किसी बड़े संघर्ष की आशंका हो, जब कोई शासन, कोई सरदार, कोई राजा किसी बड़े युद्ध में फंस जाए, तब या उससे पहले वह अपने अन्य राजपूत सरदारों को, अन्य राजपूत राजाओं को, अन्य राजपूत राज्यों को एक चिट्ठी के साथ आह्वान करता है कि वो इस युद्ध में उसका साथ दे ताकि राजपूत सरदारों को, राजपूत राज्यों को बचाया जा सके। इसे पाती पेरवन परंपरा कहा गया। हालांकि काफ़ी समय से ये पाती पेरवन परंपरा जो थी वो बंद पड़ी थी, लेकिन राणा सांगा ने इसे पुनर्जीवित किया और राजपूत राज्यों को, उस समय राजस्थान में जितने भी राजपूत राज्य थे उन सब को सांगा ने चिट्ठी भेजी थी कि वो मुगलों के विरुद्ध एकजुट हो और युद्ध में उसका साथ देवे। सांगा प्रथम शासक था जिसने राजपूत राजाओं को मुगलों के विरुद्ध संगठित कर एक छत्र के नीचे लाए। हालांकि इससे पहले कभी भी ये सारे के सारे राजपूत राजा एक छत्र के नीचे नहीं आए थे। कभी भी इन्होंने किसी भी राज्य के विरुद्ध, किसी भी शासक के विरुद्ध एक छत्र होकर, एकजुट होकर उसका विरोध नहीं किया था। सांगा पहला शासक था जिसने सभी राजपूत राजाओं को एकत्र किया और मुगलों के विरुद्ध संगठित करके युद्ध लड़ा था। सबसे पहले मारवाड़ के राव गंगा ने सांगा के साथ संधि कर अपने पुत्र मालदेव के साथ युद्ध में उपस्थित हुए थे। इस पाती पेरवन परंपरा के साथ सबसे पहले राणा सांगा के साथ आने वाले व्यक्ति थे मारवाड़ के राव गंगा। राव गंगा खुद और अपने पुत्र मालदेव के साथ युद्ध में उपस्थित हुए थे। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि इस युद्ध का सबसे पहला नगाड़ा भी राव गंगा ने ही बजाया था और युद्ध की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। हालांकि युद्ध में इन्होंने अपना सब कुछ योगदान दिया था, लेकिन फिर भी ये मुगलों से अपनी हार को बचा नहीं पाए थे। सभी राजाओं ने
पाली-पेवरन परंपरा के तहत अपनी सेनाएं मुगलों के विरुद्ध भेजी थी। तो ये है राणा सांगा। अगले वीडियो में राणा सांगा के बाद की जो परिस्थिति है हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आशा है आपको सारी बातें समझ में नहीं आई होगी। अगर फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ये मेवाड़ का इतिहास जारी रहेगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।